हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फास्ट माइंड लॉ एकेडमी। आज जो सब्जेक्ट है इसका नाम है एसआरए। जो अलग अलग सीरीज हम देख रहे हैं उनमें अलग अलग सब्जेक्ट्स को हम देख रहे हैं। वहां पर आज ये सब्जेक्ट है एसआरए, बेहद महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। अगर आप सिविल जज का एग्जाम देते हैं, भले चाहे आप यूपी में एग्जाम दें, आप छत्तीसगढ़ में एग्जाम दें, आप मध्य प्रदेश में एग्जाम दें, या जो है आप राजस्थान का आपने फॉर्म फिल किया हो, या आप एचजीएस का एग्जाम दे रहे हो, तो सभी एग्जाम्स के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम। ये जो है माइनर एक्ट के रूप में है, लोकल एक्ट तो नहीं है, सेंट्रल एक्ट है और बेहद इंपॉर्टेंट है। आज हम इसकी कुछ चीजें देखेंगे और पहला जो पोर्शन है उसे हम देखेंगे कि इस अधिनियम के इनेक्टमेंट की क्या डेट है। यहां पर हम देखते हैं कि देखिए, अगर अधिनियम 1963 का है तो पहला जो क्वेश्चन बनता है कि किसी भी अधिनियम को जो है पारित करने की क्या दिनांक है, जिसे आप पारित करना कहते हैं, जिसे आप अधिनियमित करना कहते हैं, जिसे आप बनना कहते हैं, जिसे आप इनेक्टमेंट कहते हैं, वो डेट है आपकी यहाँ 13 दिसंबर 1963। ये वो डेट होती है जिस डेट में जो प्रेसिडेंट महोदय के सिग्नेचर हुए, वो डेट जो है ये 13 दिसंबर 1963 है। दूसरा पोर्शन है एनफोर्समेंट डेट। एनफोर्समेंट डेट का मतलब प्रवर्तन की दिनांक, लागू होने की दिनांक, और ये जो दिनांक है वो है 1 मार्च 1964। इसका मतलब साफ है कि इनेक्टमेंट जो है वो 13 दिसंबर में हुआ और एनफोर्समेंट, जिसे आप लागू होना, प्रवर्तन, प्रारंभ या कमेंसमेंट कहते हैं, उसे आप यहां पर एनफोर्समेंट कहते हैं। ये आपने साफ कर दिया कि जो है आपने इस बात को क्लियर किया कि यहां पर जो है 1 मार्च जो है 19 जो है वो 64 से आपने इस बात को साफ कर दिया कि ये पोर्शन जो है यहां पर रखा हुआ है। आपने कहा कि ये जो कार्य है इनेक्टमेंट डेट जो है वो आपने इस बात को क्लियर कर दिया कि इनेक्टमेंट की जो डेट है ये विधायी का कार्य है, ये लेजिस्लेशन का कार्य है। जो एनफोर्समेंट डेट है ये आपने साफ कर दिया कि ये एग्जीक्यूटिव बॉडी का कार्य है, ये कार्यपालिका का कार्य है। तो कार्यपालिका का जो कार्य है इसका मतलब सरकार के द्वारा जो है एक गजट में प्रकाशन किया गया और डेट दी गई कि 1 जो है मार्च 1964 से ये लागू होगा। टोटल सेक्शंस हम देखते हैं यहां पर 6 जो है 42 हैं। 43, 44 दो सेक्शंस रिपील्ड हो चुके हैं, 2 सेक्शन रिपील्ड हो गए हैं। यहां पर जो है अब केवल 42 सेक्शन जो है वो बचे हुए हैं, 42 धाराएं आपके पास हैं। टोटल चैप्टर यहां पर हम देखेंगे जो कुल अध्याय हैं वो यहां पर 8 हैं। इसका मतलब 8 चैप्टर्स में आपने इसे जो है डिवाइड किया है। अलग अलग जो है जिस प्रकार से हम रूम बनाते हैं, इस प्रकार से इस एक्ट के अंतर्गत 8 रूम आपने तैयार किए हुए हैं। अगर नेचर पे कोई क्वेश्चन बनता है तो ये एक सेंट्रल एक्ट है, ये सब्सटेंटिव सारभूत विधि है, ये जो है एप्लीकेबल इन सिविल केस ओनली, केवल सिविल मामलों में लागू होती है। जो क्रिमिनल मैटर्स होते हैं उन पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है, वहां पर ये आपको कोई रिलीफ नहीं देता है। नॉर्मली स्पेसिफिक रिलीफ का मतलब साफ है कि विनिर्दिष्ट अनुतोष। इसका मतलब जो रिलीफ आप चाहते थे, जिसकी बात हुई थी, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वही रिलीफ चाहिए। ये मान लीजिए कि एक ये आपने कहा कि अनाज के लिए किसी जो है वो की संविदा हुई, अनाज की संविदा हुई, या चीनी के लिए या किसी और चीज की जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ कि भाई हम जो है ये धान जो है, जो चावल है, राइस है, वो आपको जो है वो उपलब्ध कराएंगे जो है, और उसमें जो है वो पैसा तय हो गया। तो यहां पर अब बाद में वो धान न देके कुछ और देना चाहे, या जो है उसके बदले पैसा देना चाहे, या जो है वो उसे जो है नहीं परफॉर्म करना चाहे, तो आपने साफ कर दिया कि 2 चीजें हो सकती हैं। कि आप ये भी हो सकता है कि राइस के स्थान पर नॉर्मली आप कंपनसेशन भी दिलवा देते हैं, राइस के स्थान पर आप जो है कोई और दूसरी चीज भी दिलवा सकते हैं, और एक ये है कि नहीं, राइस की बात हुई तो राइस ही चाहिए, एक ये चीज है। तो इसे आप बोलते हैं स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब विनिर्दिष्ट, वही रिलीफ हमें चाहिए जिसकी बात हुई थी। अब ये बात यह है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ऐसे कौन से रिलीफ है जिनकी लगातार बात चल रही है, क्या रिलीफ ये देगा, कौन कौन से रिलीफ होंगे जो आपको मिलेंगे, तो उन रिलीफ को हम आज देख रहे हैं। पहला एक पोर्शन है रिकवरी ऑफ पोजेशन। 2 चीजें हो सकती हैं। एक खंड तो ये हो सकता है कि मेरे पास किसी इमोल प्रॉपर्टी का टाइटल है, हक है, बैनामा है, और किसी दूसरे व्यक्ति ने मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया। अब वो दूसरा व्यक्ति जिसने मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है वो वापस उसे नहीं दे रहा है, तो एक तरीका यह है कि मैं
चले जाऊं सिविल कोर्ट, सीपीसी को फॉलो करते हुए एक प्लान तैयार करूं और सिविल कोर्ट में एक सूट इंस्टीट्यूट करूं और अपने पोजीशन की डिमांड करूं, अपने पोजीशन को मांगूं, एक रिलीफ मांगूं। तो ये एसआरए आपको कहता है कि हाँ, अगर आपके पास इमोल प्रॉपर्टी का टाइटल है और आप पोजीशन में नहीं है, आप चाहते हैं कि मुझे पोजीशन मिले, तो फिर आप सीपीसी को फॉलो करिए और एक सूट इंस्टीट्यूट करिए और पोजीशन लीजिए अपना। तो ये वाला पोर्शन आपने साफ कर दिया। दूसरा एक पोर्शन ये भी हो सकता है कि किसी के पास ना हो टाइटल, किसी के पास नहीं है, डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, दस्तावेज नहीं है, बैनामा नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति काफी लंबे समय से वहां पर पोजीशन में था, वो कब्जे में था, वो कब्जा रखे हुए था। आपने उसे जो प्रोसीजर है वो फॉलो ही नहीं किया, उसे कोई नोटिस नहीं दिया, उसे इजेक्टमेंट के लिए कोई टाइम नहीं दिया, आपने उसे इजेक्ट कर दिया इलीगल वे से, अवैध तरीके से आपने उसे बेदखल कर दिया। तो यहां पर आपने साफ कर दिया कि वो व्यक्ति जिसे वो लीगल प्रोसेस जिसके लिए फॉलो नहीं किया गया है, आपने अवैध तरीके जिस व्यक्ति को डिस्पोजेस किया गया है, वो भी पोजीशन के आधार पे कि मैं पोजीशन में इस पे था और सही तरीका नहीं अपनाया गया है, उस आधार पे वो भी पोजीशन की डिमांड कर सकता है, वो भी सीपीसी को फॉलो करते हुए वो कोर्ट में जा सकता है। बस डिफरेंस ये है कि अगर आपके पास टाइटल है और आप पोजीशन मांग रहे हैं तो वो रेगुलर सूट के रूप में चलेगा, और जो आप आपने साफ कर दिया कि यहां पर पोजीशन के आधार पर पोजीशन चाहते हैं, आप ये दिखाते हैं कि जी मुझे इलीगल तरीके से वो बेदखल किया गया है, अवैध तरीके से बेदखल किया गया है और प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया है, तो ये जो मामला है ये रेगुलर सूट नहीं है, ये आपने साफ कर दिया। टेम्परेरी प्रोसीडिंग आपको उपलब्ध कराई गई है और ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपको नहीं मिलती है। और ये अगर आपने एक टाइम लैप्स कर दिया, 6 मंथ का टाइम वहां पर दिया हुआ है, अगर सेक्शन नंबर 6 में हम वहां पर इसे देखते हैं, अगर 6 महीने का समय आपका निकल चुका है तो फिर आपको ये राइट नहीं मिलता। साथ ही साथ यही चीजें मूवेबल प्रॉपर्टी के मामलों में भी एप्लीकेबल होंगी। तो कुल मिला के बात यह है कि रिकवरी ऑफ पोजीशन का जो रिलीफ है वो एसआरए आपको दिलवाएगा। अगर आपके पास आपकी प्रॉपर्टी का पोजीशन नहीं है, चाहे वो टाइटल के साथ हो, चाहे वो बिना टाइटल के पोजीशन के आधार पे हो, मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इमोल प्रॉपर्टी हो, तो वो जो रिलीफ है वो आपको 6 नंबर 5 से लगा के 8 तक में प्राप्त होगा। ये बात आपने साफ कर दी। पहला एक रिलीफ ये आपको यहां पर दिखाई पड़ेगा। अगर थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सेक्शन नंबर 5 और 6 दोनों इमोल प्रॉपर्टी के लिए हैं, और 5 इमोल प्रॉपर्टी उस इमोल प्रॉपर्टी की बात करता है जिसका आपके पास टाइटल है, और सेक्शन नंबर 6 उस इमोल प्रॉपर्टी की बात करता है जिसमें आप पोजीशन में थे लेकिन आपको इजेक्ट कर दिया गया और लीगल प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया। तो ऐसी दशा में आप सेक्शन नंबर 6 के साथ वो चले जाते हैं, वहां पर पोजीशन डिमांड करते हैं। सेक्शन नंबर 7 में यही चीजें वो मूवेबल प्रॉपर्टी के मामलों में लागू होती है, और सेक्शन नंबर 8 में आपने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति पोजीशन रखे हुए है तो उस पोजीशन रखने वाले व्यक्ति को डायरेक्शन दी जाती है कि आप जो एंटाइटल पर्सन है उसे पोजीशन दे दीजिए, उसे कब्जा दीजिए, क्योंकि वो आप हकदार नहीं है, आप कब्जे का आपका हक नहीं है, तो जो हकदार है उसे कब्जा दीजिए। तो ये पूरा जो एक रिलीफ है पोजीशन का वो आपको एसआरए देगा। ये वाला एक खंड हमने साफ कर दिया। दूसरा एक बड़ा रिलीफ जो आपको मिलेगा एसआरए के अंतर्गत, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत, वो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदाओं का विनिर्दिष्ट अनुपालन। इसका मतलब साफ है कि कॉन्ट्रैक्ट जो आपने किए हैं उनका स्पेसिफिक परफॉर्म किया जाना है, उसका विनिर्दिष्ट पालन किया जाना है। आप जानते हैं कि देखिए अलग अलग प्रकार से जब हम कॉन्ट्रैक्ट हमने देखा था तो कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत हम इस बात को देख रहे थे कि संविदा फालतू समय की मजाकबाजी नहीं है। डार्लिंपल वर्सेस डार्लिंपल का केस आपने देखा था और ये कहा था कि देखिए ये जस्ट किडिंग नहीं है, ये केवल मजाक नहीं है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो फिर आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आपने कोई ऑफर किया है और दूसरी पार्टी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है और वो प्रॉमिस बन गया है और उसके साथ कंसीडरेशन मिला हुआ है, तो इसका मतलब साफ है और लीगली वो एनफोर्स हो सकता है। तो इसका मतलब साफ है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक संविदा है, और उस संविदा के लिए आपने साफ कर दिया कि वो मजाक की बात नहीं है। अब आप उससे बाउंड हो गए हैं, आप बंध गए हैं। अब दोनों पार्टी को अपने अपने जो भी उनके जो प्रोमिसेस हैं वो उन्हें परफॉर्म करना पड़ेगा। ये बात आप जानते हैं। तो लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं जी हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब हम नहीं करेंगे उसे परफॉर्म, वो तो नहीं करना चाहते। तो ऐसी कंडीशन में आपने साफ कर दिया कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पोर्शन है जो आपको यहां 9 से लगा के 25 के अंतर्गत दिखाई पड़ेगा। और यहां पर आप देखेंगे 2 कैटेगरी बनाई है। एक कैटेगरी वो जिनका परफॉर्मेंस कोर्ट कराएगा और एक कैटेगरी वो जिनका परफॉर्मेंस कोर्ट नहीं कराएगा। नॉर्मली आपने साफ कर दिया कि देखिए अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा
एसआरए इस बात को कहता है, सेक्शन नंबर 10 इस बात को कहता है कि देखिए अगर कोई जो है परफॉर्मेंस होगा कॉन्ट्रैक्ट का तो फिर वहां पर आपने कहा कि देखिए सेक्शन नंबर 11 क्लोज 2 को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका मतलब यह देखना पड़ेगा कि क्या वो कॉन्ट्रैक्ट किसी ट्रस्टी के द्वारा किया गया है और क्या उसने अपनी पावर का एंक्रोचमेंट किया है, एक्सेस किया है, क्या अपनी शक्ति से बाहर जाकर उसने संविदा की है, तो फिर जो है उसका फिर जो है वो परिवर्तन नहीं हो सकता। नॉर्मली जो ट्रस्ट के कॉन्ट्रैक्ट हैं उनमें परफॉर्म कराया जाता है, लेकिन अगर ट्रस्टी ने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है जो उसकी पावर में ही नहीं है तो इसका मतलब साफ है कि उसका परफॉर्म नहीं कराया जाएगा। सेक्शन नंबर 11 क्लोज 2 के साथ हम देखते हैं। दूसरा पोर्शन देखते हैं सेक्शन नंबर 14 के साथ। 14 आपको इस बात को साफ करता है कि देखिए अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सब्स्टिट्यूटेड रूप में जो है आप एक तरह से परफॉर्मेंस ले चुके हैं, प्रतिस्थापित आप जो है पालन करा चुके हैं, तो फिर इसका मतलब साफ है कि फिर आप जो है वो पालन नहीं करा सकते। या फिर जो है कोई ऐसा रिलीफ है जो एक तरह से डिटर्मिनेबल नेचर का है, या फिर आपने साफ कर दिया जो अगर वो डिटर्मिनेबल नेचर का है तो फिर वहां भी जो है परफॉर्मेंस जो है की कोई जरूरत वहां पर नहीं है, ये बात अपने। और सेक्शन नंबर 16 जो है वो पर्सनली बात करता है। पर्सनली कुछ लोग जो है एक तरह से ऐसे हैं जो खुद जो है कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने में शामिल हैं, जिसने खुद भी अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया है, जो सब्स्टिट्यूटेड जो है परफॉर्म करा चुका है सेक्शन नंबर 20 के अंतर्गत, या जो है एक तरह से जो अपने पार्ट को परफॉर्म करने के लिए रेडी और विलिंगनेस नहीं रखता है, तो वो पर्सनली पार्ट है। और इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट जिसे हम जो है वॉइड कर चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत, सेक्शन नंबर 24 से लगा के 30 तक के पूरे कॉन्ट्रैक्ट थे, जिसमें जो है सेक्शन नंबर 24 ने कहा था कि अगर इलीगल जो है आपका जो ऑब्जेक्ट है या कंसीडरेशन है तो फिर वो वॉइड हो जाता है। सेक्शन नंबर 25 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कह रहा था कि अगर कंसीडरेशन के बिना, विदाउट कंसीडरेशन आपने एग्रीमेंट किया है तो वो वॉइड हो जाता है। सेक्शन नंबर 27 कहता है कि अगर आप लीगल जो एक तरह से ट्रेड है, ऑक्यूपेशन है, उसे जो है बार्ड करने का एग्रीमेंट करते हैं तो वो वॉइड हो जाता है। सेक्शन नंबर जो है 26 आपको इस बात को साफ कर रहा था कि अगर आप जो है लीगली जो है किसी मैरिज करने के राइट को बार्ड करते हैं तो इसका मतलब ऐसा एग्रीमेंट भी जो है वो आपने कहा वॉइड हो जाता है। अगर किसी लीगल प्रोसीडिंग को जो है चलाने से, संचालित करने से आप बार्ड करने के लिए एग्रीमेंट करते हैं तो 28 के अंतर्गत वो वॉइड हो जाता है। अगर वो अनसर्टेनिटी वाला एग्रीमेंट है तो सेक्शन नंबर 29 में वो बार्ड हो जाता है। और अगर वो वेजरिंग एग्रीमेंट है तो सेक्शन नंबर 30 में वो जो है एक तरह से वॉइड हो जाता है। और अगर वो आपने साफ कर दिया कि इंपॉसिबल इवेंट पे बेस करता है, जो असंभव घटनाएं हैं उन पर आधारित है, तो सेक्शन नंबर 36 के अंतर्गत वो वॉइड हो जाता है। और अगर सेक्शन नंबर 56 कहता है कि अगर वो इंपॉसिबल जो है वो आपने साफ कर दिया, एक्ट पे आधारित है, असंभव जो है वो आपने साफ कर दिया, कार्यों पे आधारित है जिनका पॉसिबल ही नहीं है जिसमें जो है वो कार्य करना, तो इसका मतलब साफ है कि वहां पर जो है वो आपने कहा कि वो भी वॉइड हो जाता है। ये वाला पोर्शन आपने साफ कर दिया था। तो इसका मतलब साफ है कि यहां पर जो है ऐसे एग्रीमेंट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए जिनका परफॉर्मेंस नहीं हो सकता, और बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके परफॉर्मेंस के लिए आप जा सकते हैं। वहां पर आप देखेंगे कि सेक्शन नंबर जो है वो आप सेक्शन नंबर 11 को देखेंगे, 10 को देखेंगे, 11 को देखेंगे, जो है 12 को देखेंगे, 13 को देखेंगे, ये सब जो है परफॉर्मेंस के लिए कहते हैं। कौन जो है वो इसके लिए सूट ला सकता है सेक्शन नंबर 15 के साथ देखेंगे, और कौन जो है किसके विरुद्ध, अगेंस्ट होम जो है आप जो है इंस्टीट्यूट करेंगे, सेक्शन नंबर 19 को देखेंगे। तो ये पूरा पोर्शन एक रिलीफ आपको दिखाई पड़ेगा कि उसमें क्या-क्या चीजें आप क्लेम कर सकते हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट का ही परफॉर्म कराएंगे या एनी अदर कोई रिलीफ भी आप मांग सकते हैं। तो ये बात आपने साफ कर दी, ये वाला पोर्शन आपने साफ कर दिया। दूसरा पोर्शन है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आपने कहा लिखतों की परिशुद्धि, आपने कहा सेक्शन नंबर 26 आपको साफ कर रहा है, लिखतों की परिशुद्धि की बात है, आपने इस बात को साफ कर दिया। ये आपको साफ कर रहा है कि देखिए अगर आपको रेक्टिफिकेशन करना है, इसका मतलब साफ है कि कोई जो है कोई इंस्ट्रूमेंट तैयार हुआ था, उसमें कोई एरर हो गई है, कोई म्यूचुअली कोई जो है मिस्टेक हो गई है, कोई फ्रॉड हो गया है, जिसकी वजह से जो है आपने साफ कर दिया कि यहां पर जरूरी है कि उसे ठीक किया जाए। तो इसका मतलब साफ है कि इस रिलीफ के लिए भी आप जो है वो पार्टी जो है कोर्ट में जा सकती है, कोई भी पार्टी कोर्ट में जा सकती है और इसे रेक्टिफिकेशन जो है वो करा सकती है। उसका जो है परिशुद्धि का मतलब उसमें सुधार करना, उसे ठीक करना, वो करा सकती है। सेक्शन नंबर 26 इस पर जो है क्वेश्चन लगातार बने हुए हैं कि ये किस पार्ट में है। एक रिलीफ अलग से एक और है जिसका नाम है रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स।
संविदाओं का विखंडन जो है का प्रावधान कहां है, क्या संविदा होने के बाद वो विखंडित हो सकती है, ये बात आपने साफ कर दी। सेक्शन नंबर जो है वो 27 से लगा के 30 के पार्ट में जब हम देखते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि हाँ ये भी एक रिलीफ एसआरए आपको प्रोवाइड कराता है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है आपको दिखाई पड़ता है कि वॉइड है या वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ प्लेंटिफ, अगर जो है प्लेंटिफ के आधार पे उसके पास विकल्प है कि वो उसके विकल्प पे वो सुनने करनी है कॉन्ट्रैक्ट है या वॉइड है, और आपने साफ कर दिया कि ये दिखाई पड़ रहा है कि देखिए उसमें वादी की अपेक्षा जो प्रतिवादी है उसका जो है वो ज्यादा दोष है, उसका फॉल्ट ज्यादा है, तो इसका मतलब साफ है कि वहां पर जो है आप उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है रिसाइन करने के लिए एक सूट दाखिल करेंगे और उसे जो है वो खंडित कराएंगे, उसे जो है समाप्त कराते हैं, उसे विखंडित कराते हैं। तो एक रिलीफ ये भी है कि कुछ कॉन्टेक्स्ट दिखे हैं, क्या पार्टली जो है आप कर सकते हैं, क्या पार्ट में भी जो है, तो आपने साफ कर दिया कि ये पूरा पोर्शन जो है रिसाइंड के संबंध में जो एक रिलीफ है सेक्शन नंबर 27 से लगा के 30 तक का ये पोर्शन है, ये भी एक रिलीफ आपको यहां पर प्राप्त होगा। नेक्स्ट पोर्शन है कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इसका मतलब साफ है कि अगर कोई ऐसी कोई लिखित है, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है, अगर उसे जो है वो छोड़ दिया, जो एक तरह से आपने साफ कर दिया, तो वो हार्मफुल होगा, सीरियस इंजरी कोज करेगा। अगर जो है आपने साफ कर दिया कि उससे गंभीर क्षति कारित होगी, तो जो है पक्षकार जो है वो वाद दाखिल कर सकते हैं, और वाद दाखिल करके इस बात को जो है आपने साफ कर दिया, कहते हैं कि देखिए लिखितों को रद्द किया जाए, इन्हें जो है वो समाप्त किया जाए, जो है ये बात आपने साफ कर दी। तो ये रिलीफ जो है कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का जो रिलीफ है वो सेक्शन नंबर जो है 31 से लगा के 33 तक जो है वो आपको प्राप्त होगा। ये भी रिलीफ आप जो है देखेंगे। एक पोर्शन बेहद इंपॉर्टेंट, एक जो है वो रिलीफ आपके पास है जिसे आप डिक्लेरेटरी डिक्री कहते हैं, घोषणात्मक डिक्री कहते हैं, डिक्लेरेटरी जो है रिलीफ कहते हैं, घोषणात्मक अनुतोष कहते हैं, वो सेक्शन नंबर 34 से लगा के 35 के अंतर्गत यहां पर मेंशन किया गया है। और यहां पर इस बात को साफ किया गया, देखिए डिक्लेरेटरी रिलीफ होती क्या है एक्चुअल में। जब हम देखते हैं कि हमारे पास कोई टाइटल है, हम किसी प्रॉपर्टी का टाइटल लगते हैं, एंटाइटल हैं, हम हकदार हैं, ये हमारे पास कोई लीगल करैक्टर है, कोई विधिक हैसियत है, कोई दूसरी पार्टी जो है वो उससे डिनाई करती है, वो मना कर देती है, नहीं आपका ये, आप इसके हकदार नहीं है, आप जो विधिक हैसियत नहीं रखते हैं, ये वो इंटरेस्टेड है ऐसे डिनाई करने में। इसका मतलब साफ है कि दो पार्टी हैं, एक पार्टी के पास लीगल करैक्टर है, एक पार्टी जो है वो एंटाइटल है प्रॉपर्टी की, और जो दूसरी पार्टी है वो उस एंटाइटल से या लीगल करैक्टर से डिनाई करती है या उसके डिनाई करने में वो इंटरेस्टेड है। तो इसका मतलब साफ है कि वो व्यक्ति जिसके पास ऐसा लीगल करैक्टर है या जो एंटाइटल है, तो वो क्या कर सकता है, एक सूट जो है वो दाखिल करे, एक सूट फाइल करे, और वहां से आपने साफ कर दिया कि एक डिक्लेरेटरी जो है डिक्री प्राप्त करे, जिसमें कोर्ट जो है इस बात को डिक्लेयर करेगा कि हाँ ये व्यक्ति ये एक विधिक हैसियत रखता है, ये उस प्रॉपर्टी का जो है वो हकदार है। ये बात आपने साफ कर दी। ये होगा डिक्लेरेटरी जो है वो रिलीफ, जो यहां पर 34, 35 के साथ, और साथ ही साथ आपने कहा कि ये किसके विरुद्ध एप्लीकेबल होगा, तो सेक्शन नंबर 35 आपको साफ करती है कि देखिए जो भी पार्टी है, जो सूट की पार्टी है, उनके विरुद्ध भी लागू होगा, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके विरुद्ध भी लागू होगा, उनके अगेंस्ट भी एप्लीकेबल होगा, और जो अदर इंटरेस्टेड पार्टी है उनके विरुद्ध भी जो है लागू होगा। ये पोर्शन हम जो है 34, 35 के साथ डिक्लेरेटरी डिक्री के रूप में हम यहां पर देखते हैं। और लास्ट एक रिलीफ है जिसे आप प्रिवेंटिव रिलीफ कहते हैं, जिसे आप निवारक अनुतोष कहते हैं। ये पोर्शन 36 से लगा के 42 के अंतर्गत है। यहां पर निवारक का मतलब साफ है कि किसी कार्य को ना करने से संबंधित अनुतोष। इसका मतलब यहां पर एक डायरेक्शन दी जाती है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। नॉर्मली इसे आप स्टे के नाम से जानते हैं, इंजेक्शन के नाम से जानते हैं। तो यहां पर नॉर्मली आपको बताया जाएगा कि इंजेक्शन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। नॉर्मली अगर हम टाइम के आधार पर देखते हैं तो दो प्रकार के इंजेक्शन हैं। नंबर एक टेम्परेरी इंजेक्शन और एक परपेचुअल इंजेक्शन। टेम्परेरी इंजेक्शन जो कुछ टाइम के लिए होता है, जब तक कोर्ट का आदेश आए तब तक के लिए वो बना रहता है। और जो परमानेंट इंजेक्शन है, जिसे आप परपेचुअल इंजेक्शन कहते हैं, वो एक ऐसा इंजेक्शन है जो किसी कोर्ट की डिक्री के माध्यम से दिया जाता है और वो हमेशा के लिए फिर बना रहता है। तो नॉर्मली जो है इंजेक्शन को बताया गया है कि कैसे इंजेक्शन क्या मतलब है, टेम्परेरी इंजेक्शन किसे कहेंगे, परपेचुअल इंजेक्शन किसे कहेंगे, और जो है साथ ही साथ जो है किन दशाओं में आप जो है वो एक तरह से टेम्परेरी इंजेक्शन
इंजेक्शन दे सकते हैं। टेम्परेरी इंजेक्शन के लिए आप जानते हैं कि देखिए जो सीपीसी का ऑर्डर 39 को हम फॉलो करते हैं और वहां पर जो है वो टेम्परेरी इंजेक्शन के लिए जाते हैं। साथ ही साथ जो है सेक्शन नंबर 41 इसका बेहद इंपॉर्टेंट है, जो 11 पॉइंट्स आपको बताता है और इन 11 पॉइंट्स में आपको इस बात को क्लियर करता है कि देखिए कौन कौन सी वो दशाएं हैं। 11 जो है वो कंडीशन बताता है जिनमें कोर्ट इंजेक्शन ग्रांट नहीं करेगा, इसका मतलब स्टे नहीं देगा। और 2018 से जो एक तरह से सब्स्टिट्यूशन यहां पर किया गया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट हैं, जो अवसंरचना परियोजना है, उनके संबंध में कोई स्टेज जो है ग्रांट नहीं किया जाएगा। तो ये पूरा पोर्शन जो है हमें यहां पर दिखाई पड़ेगा प्रिवेंटिव रिलीफ के अंतर्गत। इंजेक्शन स्टे का पूरा पोर्शन यहां पर 36 लगा के 42 के अंतर्गत हम इसमें यहां पर डेफिनेशन भी हमें मिल जाएगी। मैंडेटरी जो है वो एक तरह से इंजेक्शन कौन सा होगा, टेम्परेरी इंजेक्शन कहां है, परपेचुअल इंजेक्शन जो है, साथ ही साथ जो है कब इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा, तो पूरा पोर्शन आपको दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, जो एसआरए है, वो एक रिलीफ आपको रिकवरी ऑफ पोजीशन का देगा, दूसरा रिलीफ आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 9,25,000 तक देगा, तीसरा रिलीफ रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट लिखतों का शुद्धिकरण सेक्शन नंबर 26 में आपको मिलेगा, और फोर्थ रिलीफ आपको रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है रिसाइन जिसे आप कहते हैं संविदाओं का विखंड से संबंधित रिलीफ आपको 27 से 30 के अंतर्गत मिलेगा, और सेक्शन जो है वो 31 से लगा के और 33 के अंतर्गत कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का रिलीफ आपको प्राप्त होगा। और नेक्स्ट नंबर पे 6 नंबर पे डिक्लेरेटरी डिक्री का रिलीफ, जो घोषणात्मक एक तरह से डिक्रियों से संबंधित जो अनुतोष है, वो आपको 34 से 35 में मिलेगा। और फिर आपने कहा कि प्रिवेंटिव जो रिलीफ है, जो निवारक अनुतोष हैं, वो 36 से 42 में आपको प्राप्त होंगे। इस तरीके से आपने साफ कर दिया कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अंतर्गत आपने साफ कर दिया कि ये एक जर्नल इंट्रो हमने देखा है। इसका जर्नल इंट्रो में क्या क्या है, इसके इनेक्टमेंट की डेट, एनफोर्समेंट की डेट, टोटल सेक्शंस, चैप्टर, नेचर, और उसके बाद ये रिलीफ हमें इसमें प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से हमने इसका एक इंट्रो टाइप चीजें जो है प्रॉपर देख ली हैं। अब एक एक चीज को जो है हम इसके बाद इसे देखेंगे प्रॉपर तरीके से। आप देखते रहिए, इसमें कोई चीज अगर आपको ऐसे दिखाई पड़े कि ये इंपॉर्टेंट चीज है तो उस पर वीडियो बनानी है, तो मैं उस पर वीडियो आपको बना दूंगा। और प्रॉपर तरीके से आप देखते रहिए, जो भी आपके जानने वाले हैं उनके लिए भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।